शुरुआत एक दूर घने जंगल से होती है जहां एक यंग कपल सब कुछ पीछे छोड़कर कुछ दिन बिताने आया है, लेकिन जल्द ही उनकी ये शांत ट्रिप एक खौफनाक बुरे सपने में बदलने वाली है। जंगल के बीच उनका सामना 3 खतरनाक आदमियों से होता है और जैसे ही उनकी नज़र पिया पर पड़ती है उनकी नीयत बदलने लगती है। इसके बाद जो होता है उसकी कल्पना उन दोनों में से किसी ने कभी नहीं की थी। फिल्म हमें रॉब नाम के एक यंग लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड पिया से मिलवाती है। दोनों फ्रेंच हैं और साथ में छुट्टियां बिताने एक छोटे से कोस्टल टाउन आए हैं। पहुंचते ही रॉब एक छोटी बोट रेंट पर लेने का फैसला करता है ताकि वे फिशिंग करने जा सकें। जब वो बोट का अरेंजमेंट कर रहा होता है, पिया घाट पर अकेले उसका इंतज़ार करती है। तभी उसकी नज़र 2 के मछुआरों पर पड़ती है जो उसे घूर रहे होते हैं। उनकी नज़र से असहज महसूस करते हुए पिया तुरंत अपनी ड्रेस की जिप ऊपर खींच लेती है। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये पिया को पहले ही चेतावनी दे देता है कि ये जगह उतनी स्वागत करने वाली नहीं है जितनी उसने उम्मीद की थी। लोकल लोगों का एटीट्यूड काफ़ी पुराने ख्यालात वाला और अनकंफर्टेबल करने वाला लगता है, खासकर तब जब कोई औरत अकेले टाइम स्पेंड कर रही हो। थोड़ी देर बाद रॉब वापस आता है। जो बोट वो किराए पर ले पाया है वो एक पुरानी छोटी लकड़ी की नाव है, लेकिन दोनों में से कोई भी इस बारे में दोबारा नहीं सोचता। वे बोट पर चढ़ते हैं और अपनी ट्रिप जारी रखने के लिए निकल पड़ते हैं। उस छोटी पुरानी नाव को देखते ही पिया असहज हो जाती है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि इतनी छोटी और खटारा नाव में खुले पानी में इतनी दूर जाना सेफ है। रॉब उसे यकीन दिलाता है कि उसने ये बोट जानबूझकर चुनी है क्योंकि उसे थोड़ा एडवेंचर पसंद है, लेकिन बोट की हालत देखकर लगता है कि उसके सीमित बजट का इस फैसले से ज़्यादा लेना देना था। फिर भी दोनों बोट पर चढ़ते हैं और मछली पकड़ने के लिए पानी में काफ़ी दूर निकल जाते हैं। काफ़ी दूरी तय करने के बाद रॉब बोट रोकता है और दोनों पानी में अपनी फिशिंग लाइन डालते हैं। वे काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं, लेकिन कोई मछली नहीं फंसती। जब वे वहाँ बैठे होते हैं, पिया रॉब से उसकी जॉब के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक वकील है। रॉब उसे अपने एक रेप केस के बारे में बताने लगता है जिस पर वो फ़िलहाल काम कर रहा है, लेकिन वो जितनी ज़्यादा बात करता है पिया को उतना ही लगने लगता है कि पीड़ित को शायद कभी इंसाफ मिला ही नहीं। रॉब जिस तरह से केस के बारे में बात करता है उससे पिया अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब चारों तरफ सिर्फ खुले पानी के बीच पिया को अपने ही बॉयफ्रेंड से एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। रॉब की लाइन में एक मछली फंस जाती है और जैसे ही वो उसे बोट में खींचता है, वो बिना झिझके एक बोतल उठाता है और उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। रॉब को इतने कैजुअल तरीके से ऐसा करते देख पिया और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वे देखते हैं कि मौसम तेज़ी से बदल रहा है। दूर काले बादल घिरने लगते हैं और आते हुए तूफान के इशारों को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। पिया तुरंत रॉब से कहती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन रॉब जिद करता है कि घर लौटने से पहले उन्हें मैंग्रोव से होते हुए थोड़ा और आगे जाना चाहिए। पुरानी बोट का इंजन पहले तो स्टार्ट होने से मना कर देता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद रॉब आखिरकार इसे चालू कर लेता है और बोट धीरे धीरे वे आबादी वाले इलाके से दूर और दूर होते जाते हैं। घने मैंग्रोव के जंगल उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं और पिया को एहसास होने लगता है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर तूफान और पास आ जाता है। पिया रॉब से फिर पूछती है कि वे असल में कहाँ जा रहे हैं। रॉब शांति से उसे दिलासा देता है कि ये रास्ता आखिरकार उन्हें उसी घाट पर वापस ले जाएगा जहाँ से उन्होंने बोट किराए पर ली थी, लेकिन कैमरा सच दिखा देता है। वापस मुड़ने के बजाय रॉब मैंग्रोव के और अंदर बोट चलाता रहता है, जबकि आता हुआ तूफान उन पर हावी होता जाता है। अचानक बोट का इंजन पानी के नीचे किसी चीज़ में उलझ जाता है, जिससे वे चैनल के बीचों बीच पूरी तरह रुक जाते हैं। जैसे ही रोशनी ढलने लगती है, उन्हें एहसास होता है कि उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। मामले को और बदतर बनाते हुए न तो रॉब और न ही पिया को इस बात का कोई अंदाज़ा है कि वे इस विशाल मैंग्रोव जंगल में आखिर कहाँ पहुँच गए हैं। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगता है, रॉब पिया को साथ लेता है और किसी सुरक्षित जगह की तलाश शुरू करता है जहां वे आते हुए तूफान से बच सकें। तभी दूर उन्हें एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। जंगल के इतने अलग थलग हिस्से में कार का दिखना अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल ये मदद पाने का उनका सबसे अच्छा मौका लगता है। रॉब पिया को रोशनी की तरफ ले जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी मदद कर सके, लेकिन जब वे पास पहुंचते हैं तो वे एक खौफनाक मंजर देखते हैं। एक आदमी दूसरे इंसान को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा होता है और फिर उनके सामने ही उसे मार डालता है। उस नज़ारे से एक बात तुरंत साफ हो जाती है, वे एक खतरनाक जगह पर पहुंच गए हैं और अब पिया सोच में पड़ जाती है कि रॉब उसे पहली बात तो यहाँ लाया ही क्यों। क्या वो सच में भटक गया था या वो जानबूझकर उसे इस सुनसान इलाके में ला रहा था। रॉब वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता, वो जल्दी से पिया को दूसरी दिशा में ले जाता है ताकि वो आदमी उन्हें देख न ले। थोड़ा और चलने के बाद उन्हें दूर एक और रोशनी दिखाई देती है। इस बार ये किसी फार्म हाउस से
आती हुई लगती है। रॉब पिया से कहता है कि उन्हें वहां जाकर मदद मांगनी चाहिए। बाहर की लाइटों से लगता है कि शायद अंदर अभी भी कोई है, लेकिन उस घर के पास जाना भी आसान नहीं है। सिर्फ कुछ मिनट पहले ही उन्होंने एक आदमी का कत्ल होते देखा था। अब वे एकदम अजनबी जगह के बीच में खड़े हैं और एक बिल्कुल अनजान घर का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रॉब और पिया फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अंदर लाइटें जल रही हैं, लेकिन किसी के होने का कोई नामो निशान नहीं है। रॉब किसी का ध्यान खींचने के लिए कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस बीच तूफान फिर से तेज़ होने लगता है। रॉब घर के पीछे की तरफ जाता है, ये देखने की क्या कोई वहाँ छिपा है, जबकि पिया बाहर ठंड में रुककर उसके वापस आने का इंतज़ार करती है। वही गाड़ी फिर से नज़र आती है, जो उसी आदमी की है जिसने अभी कुछ देर पहले किसी का बेरहमी से कत्ल किया था। अब वो गाड़ी धीरे धीरे उसी इलाके की तरफ आ रही है जहां रॉब और पिया ने शरण ली है। इस बीच रॉब फार्म हाउस के सामने पहुंचता है और पिया के पास वापस आता है। उसे पीछे से घर के अंदर जाने का एक रास्ता मिल गया है, लेकिन पिया उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बिना इजाज़त किसी अजनबी के घर में नहीं घुसना चाहती। रॉब उसकी फिक्र को नज़रअंदाज करता है और उसे अंदर ले ही जाता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि फार्म हाउस पूरी तरह खाली लग रहा है। जो बात वे नहीं जानते वो ये है कि उस खतरनाक आदमी की गाड़ी पहले ही प्रॉपर्टी तक पहुंच चुकी है। अंदर पहुंचकर रॉब फ़ोन ढूंढने लगता है ताकि वे मदद के लिए किसी से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे कहीं फ़ोन नहीं मिलता। आखिरकार वो फार्म हाउस के पीछे बने एक दूसरे शेड की तरफ बढ़ता है। जिस पल रॉब लाइट ऑन करता है वो वहीं जम जाता है। पूरी जगह कटे हुए जानवरों के सिर और शिकार के सामान से भरी पड़ी है। तब जाकर रॉब आखिरकार समझता है कि वे किस तरह के घर में आ चुके हैं, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ है कि वो जानता है कि वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे निकलने के बारे में सोच भी पाते, वो खतरनाक आदमी अपनी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रोकता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई उसकी प्रॉपर्टी में घुसा है। रॉब चुपचाप पिया को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वे ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। कुछ ही पलों में उनका सामना उस आदमी से हो जाता है। रॉब जल्दी से समझाता है कि तूफान आ रहा था, इसलिए वो पिया को सिर्फ आसरा लेने के लिए अंदर लाया था। लेकिन वो आदमी साफ कर देता है कि बिना इजाज़त किसी के घर में घुसना गैर कानूनी है। तब जाकर आखिरकार हमें उसका नाम पता चलता है। वो जिम है और उसका भाई ब्रेट उसके साथ है। जिम फिर ब्रेट से अपने पिता को देखने के लिए जाने को कहता है। अब ये साफ है कि इस सुनसान और डरावने घर में सिर्फ जिम और ब्रेट ही नहीं रहते, उनके पिता भी वहीं हैं। जिम रॉब और पिया से बिना कोई ड्रामा किए चुपचाप अंदर आने को कहता है, लेकिन जिस तरह से वो उनसे बर्ताव करता है उससे ये साफ हो जाता है कि वे बहुत बड़े खतरे में आ फंसे हैं। और जिम जिस तरह पिया को लगातार घूर रहा होता है, उससे उसकी नीयत और भी डरावनी लगती है। घर में जिम का एक पालतू कुत्ता भी है। रॉब पूछता है कि क्या पास में कहीं कोई फ़ोन है जिससे वे कॉल कर सकें, लेकिन जिम बताता है कि कोई फ़ोन नहीं है। वो समझाता है कि ये कोई शहर नहीं है, ये जंगल के बीचों बीच उसका घर है। इस बीच ब्रेट उनके पिता को ऊपर ले जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। जिम फिर रॉब से पूछता है कि क्या उसने शेड के अंदर की चीज़ें देखी। वो साफ तौर पर उसी डरावने कलेक्शन का जिक्र कर रहा है जो रॉब ने पहले देखा था, लेकिन रॉब नाटक करता है कि उसने कभी कुछ नहीं देखा। जिम फिर उन दोनों से घर के पीछे वाले बाथरूम में जाकर नहाने को कहता है। जैसे ही रॉब और पिया बाथरूम में पहुंचते हैं, रॉब चुपचाप उससे कहता है कि जैसे ही उन्हें मौका मिले उन्हें यहाँ से निकलना होगा और सीधे पुलिस के पास जाना होगा। वो उसे याद दिलाता है कि उन्हें शेड के अंदर देखी हर चीज़ की रिपोर्ट करनी है और पुलिस को उस आदमी के बारे में भी बताना है जिसका कत्ल उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जो बात वे नहीं जानते वो ये है कि जिम बाहर खड़ा होकर उनकी पूरी बातचीत सुन रहा है। थोड़ी देर बाद जिम उनके कपड़े लेता है और चला जाता है। जब रॉब बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि उनके कपड़े गायब हैं। वो तुरंत जिम का सामना करता है और पूछता है कि उनके कपड़े कहाँ हैं, लेकिन जिम का एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी है और जिस तरह से वो रॉब से बात करता है वो बहुत ज़्यादा धमकी भरा हो जाता है। रॉब जवाब में कहता है कि वो जिम के पिता से बात करना चाहता है। इससे जिम और भड़क जाता है। वो उन दोनों पर चिल्लाता है और एक बात एकदम साफ कर देता है, ये उसका घर है और अंदर क्या होगा ये वो तय करता है। इस मोड़ के बाद से जिम का व्यवहार और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उनके कपड़े ले जाने के बाद पिया सिर्फ अपने अंडरवेयर में रह जाती है, लेकिन जिम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना अनकम्फर्टेबल या नीचा महसूस कर रही है। इसके बजाय वो उसे उसी हालत में किचन में जाने का हुक्म देता है और अपने और ब्रेट के लिए खाना बनाने को कहता है। इस पॉइंट पर सिचुएशन और भी डार्क हो जाती है। पिया के पास जिम की कही हर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में किचन में जाती है और खाना पकाना शुरू करती है। इस बीच जिम और ब्रेट उसे नीचा दिखाने के तरीके ढूंढते रहते हैं।
जिम रॉब को उन दोनों के गिलासों में अपनी वाइन भरने का हुक्म देता है, जबकि वो पिया के करीब जाता है और उससे बदतमीजी करता रहता है। वो पिया को अपने सामने खड़े होकर खुद को एक्सपोज करने के लिए मजबूर करता है। रॉब ये सब चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता, इसलिए वो बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन जिम तुरंत उस हमला कर देता है। रॉब को चोट लगते देख पिया आखिरकार जिम की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं होता। जब खाना उस तरह नहीं बनता जैसा जिम चाहता था, तो वो गुस्से में पिया पर पूरा खाना खराब करने का इल्ज़ाम लगाता है। फिर वो उसके हाथ में एक चाकू रखता है और उसे अपने पालतू पिल्ले को मारने का हुक्म देता है। पिया मना कर देती है। जिम जवाब में रॉब को फिर से पीटता है। उसे और तड़पता हुआ न देख पाने के कारण पिया आखिरकार टूट जाती है और पिल्ले को चाकू घोंप देती है, लेकिन जिम की क्रूरता वहीं नहीं रुकती। वो पिया को मरे हुए कुत्ते का मांस पकाने का हुक्म देता है। बाद में उसे खाते समय जिम कैजुअली पिया से पूछता है कि वो रोजी रोटी के लिए क्या करती है। वो बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है। बातचीत के दौरान जिम को ये भी पता चलता है कि रॉब एक वकील है। ये जानकारी तुरंत उसे उन पर और शक करने पर मजबूर कर देती है। अब उसे एहसास होता है कि अगर वो उन्हें जिंदा जाने देगा तो वे जो कुछ भी उन्होंने देखा है वो सब पुलिस और अधिकारियों को बता सकते हैं। अचानक ऊपर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जिम तुरंत रॉब और पिया को चुप रहने का हुक्म देता है। पहली बार ये साफ दिखता है कि वो अपने पिता के जागने से सच में डरता है। ये उस आदमी के बारे में एक डरावनी बात भी उजागर करता है। जिम और ब्रेट सिर्फ एक आम बूढ़े आदमी को निराश करने से नहीं डरते, वे इस बात से डरते हैं कि अगर उसे पता चला कि क्या हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस घर के अंदर असल में असली खतरा कौन है? थोड़ी देर बाद जिम रॉब और पिया को घर के पीछे बने एक स्टोरेज शेड में ले जाता है। वो उनसे कहता है कि वे रात वहीं गुजारेंगे। शेड से बाहर निकलना भी आसान नहीं होने वाला है। बाहर कई खूंखार कुत्ते छोड़े गए हैं जो भागने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। जाने से पहले जिम उनके कपड़े वापस अंदर फेंकता है और चला जाता है। उसके जाते ही रॉब चुपचाप पिया से कहता है कि अगर वे जिंदा बचना चाहते हैं तो उन्हें अभी निकलना होगा। वे सही मौके का इंतजार करते हैं, फिर शेड से चुपके से बाहर निकलते हैं और बिना पीछे देखे सीधे जंगल के अंधेरे में भाग खड़े होते हैं। कुछ देर तक रॉब और पिया जंगल में भागते रहते हैं, लेकिन इस बार कोई भी उनके पीछे नहीं आता। अजीब बात यह है कि इससे पिया को और शक होने लगता है। वो सोचने लगती है कि क्या जिम किसी बड़े प्लान के तहत जानबूझकर उन्हें भागने दे रहा है। रॉब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसके साथ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही वे जंगल के और अंदर भागते हैं, वे अचानक उसी आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसका कत्ल उन्होंने पहले देखा था। उसकी लाश रास्ते में पड़ी होती है। एक पल बाद ब्रेट तौलिया लेकर आता है और उसके तुरंत बाद जिम अपनी गाड़ी में आ जाता है। दोनों भाई रॉब और पिया को फिर से घेर लेते हैं। कुछ पलों के लिए वे जानबूझकर कपल को भागने का मौका देते हैं, लेकिन ये सब उन्हें दोबारा पकड़ने से पहले डराने का उनका एक प्लान होता है। आखिरकार जिम और ब्रेट उन्हें पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती वापस गाड़ी में डालकर उसी स्टोरेज शेड में ले आते हैं। एक बार जब वे वापस अंदर आ जाते हैं तो रॉब जिम से डील करने की एक और कोशिश करता है। वो वादा करता है कि अगर जिम उसे और पिया को जाने देगा तो वो पुलिस से कुछ नहीं कहेगा। वो उनकी आज़ादी के बदले उसे पैसों का ऑफ़र भी देता है, लेकिन जिम को दोनों में से किसी भी ऑफ़र में दिलचस्पी नहीं होती। इसके बजाय रॉब की कोशिश उसे और गुस्सा दिला देती है। जिम पिया को डराने धमकाने लगता है और उसके कपड़े खींचने की कोशिश करता है। रॉब उसे रोकने के लिए तुरंत बीच में आता है, लेकिन जिम और ब्रेट एक होकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। सिचुएशन और भी डरावनी हो जाती है जब दोनों भाई पिया का यौन शोषण करने की नीयत से उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी रॉब घबराकर चिल्लाता है कि पिया 2 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बात का जिम पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बस ब्रेट से रॉब से निपटने को कहता है। ब्रेट उस पर फिर हमला करता है, उसे तब तक पीटता है जब तक रॉब आखिरकार बेहोश होकर ज़मीन पर नहीं गिर जाता। जिम फिर ब्रेट से पिया के पीछे जाने को कहता है, लेकिन जैसे ही ब्रेट उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, शेड का दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। दरवाजे पर जिम के पिता पॉपी खड़े हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि आखिरकार कोई उन्हें बचाने आया है। पॉपी तुरंत ब्रेट पर हमला करता है और उसे पीछे धकेलता है, लेकिन वो उम्मीद भी उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है। जिम पॉपी को बताता है कि रॉब ने उनके शेड के अंदर छिपी गैर कानूनी चीज़ों को देख लिया है। जैसे ही पॉपी ये सुनता है, वो पिया के पास जाता है और एक ठंडा आदेश देता है। रॉब या पिया में से किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। वो चेतावनी देता है कि अगर दोनों में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उन्हें उसके आदमखोर कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा। और अब सच
साफ हो जाता है। इस घर में असली खतरा सिर्फ जिम और ब्रेट नहीं है, पॉपी उन दोनों से भी ज़्यादा बेरहम है। अब से जो कुछ भी होगा वो उसी के आदेश के मुताबिक होगा। पॉपी साफ कर देता है कि रॉब और पिया को अगली सुबह मार दिया जाएगा, तब तक उन्हें स्टोरेज शेड के अंदर ही बंद रहना होगा। आदेश देने के बाद पॉपी वापस घर में चला जाता है और अपना गुस्सा जिम और ब्रेट पर निकालता है। उनकी लापरवाही के लिए उन्हें बुरी तरह डांटता और पीटता है। वो साफ कर देता है कि जब तक कोई बाहरी व्यक्ति उनकी प्रॉपर्टी के पास नहीं आता वे एक और गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बीच शेड के अंदर पिया जख्मी रॉब की जितनी हो सके देखभाल करने पर ध्यान देती है, लेकिन वो अब सिर्फ उसे जिंदा रखने के बारे में नहीं सोच रही है। पिया अब समझ चुकी है कि उनके बाहर निकलने का इकलौता रास्ता वापस लड़ना ही है। इसलिए वो शेड के अंदर जो कुछ भी मिलता है उसका इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ छोटे छोटे ट्रैप सेट करना शुरू कर देती है। जब भी जिम या ब्रेट उन्हें चेक करने अंदर आता है, पिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और पूरी तरह सोने का नाटक करती है। कुछ समय बाद रॉब को आखिरकार होश आ जाता है। उसके जागने के बाद भी पिया चुपचाप शेड के आसपास लगाए जा रहे जालों को और बेहतर बनाती रहती है। वो जानती है कि अगली बार जब इनमें से कोई आदमी उस दरवाजे से अंदर आएगा तो जिंदा बचने का ये उनका आखिरी मौका हो सकता है। इस बीच बाहर पॉपी को कुत्तों के बार बार भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ब्रेट को बाहर जाने और देखने का हुक्म देता है कि किस बात पर हंगामा हो रहा है। इसके साथ ही वो उसे एक और हुक्म देता है, रॉब का काम तमाम कर दो। ब्रेट शेड की तरफ बढ़ता है। अंदर पिया एक बार फिर सोने का नाटक कर रही है। जैसे ही वो ब्रेट को पास आते सुनती है, वो धीरे से ऐसे उठकर बैठती है जैसे अभी अभी जागी हो। वो उससे शांति से बात करने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि वो उसका ध्यान भटका सके और किसी तरह बिना हमला किए उसे वहाँ से भेज सके। लेकिन ब्रेट उसकी बातों में नहीं आता। वो रॉब की तरफ बढ़ता है, उसे मारने के लिए तैयार। तभी पिया अपना तैयार किया हुआ एक ट्रैप एक्टिवेट कर देती है। ब्रेट उसमें फंस जाता है और दर्द से चिल्ला उठता है। कुछ सेकंड के लिए पिया हिचकिचाती है, फिर वो खुद को अपने डर पर काबू पाने के लिए मजबूर करती है और ब्रेट को मार डालती है। वक्त बीतता है। आखिरकार जिम शेड में दाखिल होता है। वो रॉब और पिया को देखता है जो ऐसे पड़े हैं जैसे अभी भी सो रहे हों, इसलिए तुरंत कुछ भी शक पैदा नहीं होता। बाहर पॉपी के आदमखोर कुत्ते शेड के आसपास घूम रहे हैं। उनमें से एक को ब्रेट के खून की गंध आ जाती है, लेकिन जिम का ध्यान उस पर नहीं जाता। वो बस वापस घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद पॉपी उसे एक और डायरेक्ट ऑर्डर देता है। अब वो चाहता है कि जिम वापस जाए और पिया को शेड से बाहर लेकर आए। जिम पिया को अंदर लाने के लिए वापस शेड की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो जमीन पर कसकर लिपटा हुआ एक कालीन देखता है। जैसे ही वो उसे खोलकर देखने वाला होता है कि अंदर क्या है, पिया अचानक भागने का नाटक करती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। जिम तुरंत उसके पीछे भागता है, कालीन को वहीं छोड़कर। जो बात वो नहीं समझ पाता वो ये है कि ब्रेट की लाश उसी के अंदर छिपी हुई है। जिम आखिरकार पिया को पकड़ लेता है और उसे वापस घर ले जाता है, लेकिन उसे पॉपी के पास ले जाने से पहले वो उसके कुछ कपड़े हटा देता है और उसके चेहरे पर लिपस्टिक और मेकअप लगा देता है। ये साफ है कि पॉपी के कमरे में पिया का एक और खौफनाक इम्तिहान इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद जिम उसे वहीं छोड़ देता है। पॉपी उसका इंतजार कर रहा था और पिया को देखते ही वो उससे कहता है कि वो उसे उसकी पिछली 2 पत्नियों की याद दिलाती है। वो समझाता है कि उसके लुक में कुछ ऐसा है जो उन दोनों औरतों की यादें ताज़ा कर देता है। तभी एक और खौफनाक सच सामने आता है। पॉपी की पिछली 2 पत्नियां भी उसके हाथों हिंसा और दरिंदगी का शिकार हुई थीं और आखिरकार दोनों की मौत हो गई थी। ये सुनकर पिया सहम जाती है। पॉपी उसे बेड पर आने का हुक्म देता है और मना करने का कोई रास्ता न होने पर पिया बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसे कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, पिया आखिरकार अपने उस सीक्रेट प्लान का इस्तेमाल करती है जो उसने पहले से तैयार किया था। उसका ट्रैप काम कर जाता है। पॉपी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर जिम तुरंत कमरे की तरफ भागता है। पिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिम वहां पहुंचकर उस पर गोली चला देता है। निशाना चूक जाता है और पिया ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाती है। गिरने के बावजूद वो जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी होती है और सीधे स्टोरेज शेड की तरफ भागती है जहां रॉब अभी भी छिपा हुआ है। वो अंदर जाती है, रॉब को ढूंढती है और बाहर निकलने में उसकी मदद करती है। थोड़ी देर बाद जिम शेड में पहुंचता है। वो अंदर देखता है, लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं मिलता। वो मान लेता है कि रॉब और पिया एक बड़ी अलमारी के अंदर छिपे होंगे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं है कि उस अलमारी के अंदर जो इंसान है वो रॉब नहीं बल्कि ब्रेट की लाश है। इस बीच पिया और रॉब चुपके से शेड से बाहर निकलते हैं और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। वे तेज़ी से जुम्मेरे की गाड़ी के पास पहुंचते हैं और अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। कार की चाबियां कहीं नहीं मिलती। पिया को एहसास होता है कि उसके पास घर के अंदर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें भागना है तो कार की चाबियों की ज़रूरत पड़ेगी।
इस बीच जिम अभी भी स्टोरेज शेड के अंदर फंसा हुआ है और दरवाज़ा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। घर की तलाशी लेने के बाद पिया को आखिरकार कार की चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वापस बाहर जा पाए, पॉपी अचानक उसके सामने आ जाता है। वो अभी भी जिंदा है और पिया को बिना लड़े जाने देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पिया तुरंत उस पर हमला करती है और किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है। फिर जितनी तेजी से हो सके कार की तरफ भागती है। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद पॉपी हार मानने से इनकार कर देता है। वो रॉब और पिया को भागने से रोकने के इरादे से उनके पीछे बाहर आता है, लेकिन तभी उसके अपने ही कुत्ते को खून की गंध आ जाती है। अपने मालिक का साथ देने के बजाय वो जानवर सीधे पॉपी पर झपटता है और उस पर हमला कर देता है। जिस कुत्ते को पॉपी ने दूसरों को डराने और कंट्रोल करने के लिए पाला था, वही अब उसके खिलाफ हो जाता है। इस बीच जिम आखिरकार स्टोरेज शेड से बाहर निकल आता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि बाहर क्या हुआ है जब तक कि वो अपने ही पिता को कुत्ते के हमले का शिकार होते नहीं देख लेता। लेकिन पिया एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। वो रॉब को गाड़ी में बैठाती है और भागने की तैयारी करती है। जिम उन्हें रोकने का कोई और तरीका ढूंढने के इरादे से वापस स्टोरेज शेड की तरफ भागता है। अंदर उसे एक अजीब सी मशीन मिलती है और वो किसी तरह उसे चालू करने में कामयाब हो जाता है। उसका इकलौता मकसद पिया और रॉब के भागने से पहले उन्हें पकड़ना है, लेकिन मशीन आगे बढ़ने से मना कर देती है। कोई चीज़ उसके मैकेनिज्म को ब्लॉक कर रही है और वो चीज़ ब्रेट की लाश है। अब तक पिया समझ जाती है कि अगर उन्हें जंगल से जिंदा बाहर निकलना है तो जिम को रोकना ही होगा। वो गाड़ी मोड़ती है और सीधे उसकी तरफ बढ़ा देती है। जिम के पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं बचता। घूमती हुई मशीनरी उसे जकड़ लेती है और वो तुरंत मारा जाता है। इसके साथ ही उन्हें फंसाने वाले तीनों आदमियों में से कोई भी उनका पीछा करने के लिए जिंदा नहीं बचता। पिया वापस रॉब के साथ कार में बैठती है और आखिरकार उस सुनसान बुरे सपने से दूर निकल जाती है और जंगल से उनके भागने के साथ ही ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।